नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर रेरा के बारे में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फाइनली रेरा को समाप्त कर दीजिए क्योंकि इसकी आवश्यकता है नहीं। अगर रेरा ढंग से काम ही नहीं कर रहा है, देश में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लोग गड्ढों में गिर के मरते जा रहे हैं, ये जो बिल्डिंग्स हैं वो टूटती जा रही हैं, तो रेरा है किस लिए? रेरा का काम ये है कि इन सारी चीज़ों को देखा जाए। या तो वो भ्रष्टाचार में इतना ज़्यादा मगन रहते हैं, तो फिर रेरा को बनाया क्यों गया? रेरा को समाप्त कर दो, उसकी जगह कोई नया इंस्टीट्यूशन आप बना दीजिए। चलिए इस पर बात करते हैं। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरणों में कामकाज पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यदि ये संस्थाएं घर खरीदारों को प्रभावी राहत देने में विफल हैं, तो इन्हें समाप्त करना बेहतर हो सकता है क्योंकि इनका काम ही नहीं है। नाउ ये टिप्पणी उस अपील की सुनवाई के दौरान की गई जिसमें राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें राज्य रेरा कार्यालय को शिमला में धर्मशाला स्थानांतरित करने से संबंधित अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय का क्या दृष्टिकोण था? तो 13 जून 2026 को यहाँ पर एक अधिसूचना थी, उस पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, वैकल्पिक कार्यालय स्थान की पहचान किए गए बिना स्थानांतरण है, इसका निर्णय लिया गया था कि आपने पहले जो स्थानांतरण आप कर रहे हो, पहले ये तो देखो कि आप विकल्प रूप में कहां पर इस जो ऑफिस को शिफ्ट करोगे जाकर के। ऑफिस का लोकेशन आपने नहीं देखा, लेकिन ऑफिस शिफ्ट करने की आप बात कर रहे हो। 18 आउटसोर्स कर्मचारियों के अन्य बोर्ड और निगमों में समायोजन के आदेश को भी स्थगित किया गया। आशंका व्यक्त की गई कि इसमें रेरा का कामकाज ठप हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, तो राज्य सरकारों को कार्यालय धर्मशाला स्थानांतरित करने की अनुमति है। अपीलीय न्यायाधिकरण को भी स्थानांतरित करने का निर्देश था। यह सुनिश्चित करने पर बल दिया गया और कहा गया कि जो रेरा है उनके आदेशों से प्रभावित व्यक्तियों को कोई भी असुविधा ना हो। पीठ की संरचना एवं टिप्पणियां, तो पीठ ने बोला है मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी और यहाँ पर न्यायमूर्ति थे जयमाले बागची, दोनों जो न्यायमूर्ति जी थे इन्होंने इनके बारे में डिस्कशन किया। मुख्य टिप्पणियां, तो अब समय आ गया है कि सभी राज्य इस प्राधिकरण के गठन पर पुनर्विचार करें। डिफॉल्ट में फंसे बिल्डरों की मदद करने के अलावा ये संस्था कुछ नहीं कर रही है, ये राज्य का एक पुनर्वास केंद्र बन गया है। और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति पर टिप्पणी करते हुए बोला कि ये सभी प्राधिकरण इन्हीं व्यक्तियों से भरे पड़े हैं। पूर्व में व्यक्त नाराजगी, तो सितंबर 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट ने रेरा को सेवानिवृत्त नौकरशाहों के लिए पुनर्वास केंद्र बताया था। उस समय पीठ में शामिल थे न्यायमूर्ति सूर्यकांत और उज्जवल भुया। मामला दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले से संबंधित था जिसमें बैंकों के प्री ईएमआई वसूली से रोकने की याचिका खारिज कर दी गई थी। गृह खरीदारों का दृष्टिकोण, तो पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट फोरम ये संगठन रेरा लागू करने की अग्रणी रहा है। मुख्य आरोप है कि प्राधिकरण अपने मूल उद्देश्य से भटका रहा है, डिफॉल्टर बिल्डरों के लिए शरण स्थल बनाता गया है और 9 वर्ष बाद भी परियोजनाओं के समय पर पूर्ण होने की गारंटी नहीं मिलती है, वादों की पूर्ति नहीं करते हैं ये, और खरीदारों में अनुशंसा और तनाव बना रहता है। अब देखिए, प्रमुख यहाँ पर समस्याएं ये है कि संस्थागत कमजोरी, पर्याप्त स्टाफ की इनके पास कमी है, लंबित मामलों का बोझ बढ़ता जा रहा है और आदेशों के अनुपालन की निगरानी इनकी बहुत ज्यादा ढीली है। नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल है कि सेवानिवृत्त नौकरशाहों को क्यों प्रभुत्व देते हो आप इसकी नियुक्ति में, ठीक है, और स्वतंत्र नियामक भावना का इसमें अभाव बनता जा रहा है। क्रियान्वयन में राज्य स्तरीय भिन्नता, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कार्यक्षमता है, कुछ राज्यों में प्रभावी और कई में निष्क्रिय देखने को मिलेगी। आदेशों का अनुपालन संकट, तो बिल्डरों द्वारा आदेश की अवहेलना और खरीदारों को वास्तविक राहत में देरी हो रही है। रियल एस्टेट जो नियामक प्राधिकरण है रेरा, तो ये रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेहिता लाने के लिए बनाया गया था भू संपदा का विनियमन करने का प्राधिकरण। इसे रियल एस्टेट अधिनियम 2016 के तहत स्थापित किया गया था। लेकिन रियल एस्टेट के जो हालचाल है वो आप सभी को पता है क्या चल रहे हैं, तो ये सिर्फ बैठ करके धांधलियां कर रहे हैं इसमें और कुछ नहीं। इसका उद्देश्य यही था भाई कि रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित किया जाए, परियोजनाओं का अनिवार्य पंजीकरण हो, पारदर्शिता जवाबदेहिता सुनिश्चित की जाए, घर खरीदारों को सुरक्षा मिले और समय पर परियोजनाएं पूर्ण हो जाएं। रेरा क्यों लाया गया? तो रेरा से पहले रियल एस्टेट सेक्टर में खरीदारों के पास बिल्डरों की मनमानी के खिलाफ बहुत कम रास्ते थे। अक्सर प्रोजेक्ट्स में देरी होती थी, विज्ञापन दिखाई गई चीजें हकीकत में होती ही नहीं थी कि आपको घर दिखा दिया बट है ही नहीं वो घर, आपको जगह दिखा दी बट वो जगह पता चलता है कहीं अंदर कहीं पड़ी हुई है। तो ये सारी प्रॉब्लम आ रही थी और बिल्डर्स, अभी भी बिल्डर्स धांधलियां करते, बदतमीजी करते, वही तब भी कर रहे थे। तो अभी कोई ज्यादा खास परिवर्तन तो हुआ नहीं रेरा के आने के बाद, इसलिए कहा गया कि रेरा को हटा दो। रेरा इन समस्याओं को खत्म करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये समस्याएं तो और भी बढ़ती गई। रेरा घुसखोर होता चला गया और बिल्डर्स पैसे वाले होते चले गए। पिस रही है इस बीच में आम जनता। अब देखो रेरा की मुख्य विशेषताएं और नियम क्या थे, तो देखो 70% फंड का नियमन करती थी, तो बिल्डर्स को खरीदने के लिए पैसे का 70% हिस्सा एक अलग बैंक खाते में रखा जाता था। एस्क्रो अकाउंट इसको बोलते हैं। एस्क्रो अकाउंट एक सुरक्षित माध्यम था जहां पैसा जमा केवल विशिष्ट शर्तों या प्रोजेक्ट के काम पूरा होने पर ही किया जाएगा और निकाला जाएगा। इसका इस्तेमाल केवल उसी प्रोजेक्ट के निर्माण और भूमि लागत के लिए किया जा सकता था
जिस प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली है। इससे प्रोजेक्ट के पैसे दूसरे काम में लगाने पर रोक लगी हुई थी। कॉर्पोरेट एरिया का मानकीकरण, पहले बिल्डर सुपर बिल्ड अप एरिया के नाम पर पैसे लेते थे। अब रेरा के अनुसार बिल्डर केवल कारपेट एरिया यानी कि दीवारों के अंदर का वास्तविक इस्तेमाल योग्य क्षेत्र, इसके आधार पर कीमत वसूल लेते हैं। अनिवार्य पंजीकरण, कोई भी डेवलपर तब तक अपने प्रोजेक्ट का विज्ञापन या बिक्री नहीं कर सकता था जब तक राज्य में रेरा प्राधिकरण पंजीकृत ना हो। ये नियम 500 वर्ग मीटर से बड़े और 8 से अधिक अपार्टमेंट वाले प्रोजेक्ट्स पर लागू होता था, लेकिन चूंकि अब वो रेरा को पैसा खिला देते हैं तो वो काम वही करते हैं। देरी का हर्जाना, यदि प्रोजेक्ट की डिलीवरी में देरी होती थी तो बिल्डर को खरीदार द्वारा भुगतान की गई राशि पर ब्याज देना होता था। इसी तरह यदि खरीदार भुगतान में देरी करता था तो उसे ब्याज देना होता था। शिकायत निवारण, यदि बिल्डर वादे पूरी नहीं करता है तो रेरा के पास जाकर के हम शिकायत कर सकते हैं और मामलों का निपटारा 120 दिन के भीतर होगा। रेरा कानून पूरे भारत में लागू है। लगभग हर राज्य में अपना स्वयं का नियामक प्राधिकरण स्थापित किया गया है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी केवल प्रशासनिक आलोचना नहीं है, बल्कि रियल एस्टेट नियामक व्यवस्था की पूरी संरचना और प्रभावशीलता पर गंभीर ये एक पुनर्विचार करती है। वो कहती है रेरा 2016 में आया था पारदर्शिता के लिए और सुरक्षा के लिए, लेकिन ये ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहा है। रेरा के तहत बिल्डरों को खरीदने से प्राप्त धन का कितना % एक्स्ट्रा खाते पर रखना अनिवार्य होता है। तो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।